हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन ईएमएफ, टर्मिनल पोटेंशियल एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने आप लोगों को बताया था कि ईएमएफ क्या होता है सेल का, टर्मिनल पोटेंशियल क्या होता है सेल का और इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है। इन तीनों ही के बारे में हमने बता दिया था कि व्हाट इज ईएमएफ, टर्मिनल वोल्टेज एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। अब हम यहाँ पर न्यूमेरिकली वैल्यू फाइंड करने के लिए इनका रिलेशन पढ़ेंगे कि इनमें आपस में क्या रिलेशन होता है, किस तरह से ये चीजें आपस में एक दूसरे को रिलेट करती हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ पर ये मेरे पास एक सेल है जिसका ईएमएफ ई है और इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है आर। इसको मैंने बॉक्स के अंदर दिखा दिया है। ये सेल है मेरा और इसको मैंने बाहर किसी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से मैंने इसको क्या कर दिया है, कनेक्ट कर दिया है, सोर्स से कनेक्ट कर दिया। ये सोर्स है और ये मेरा कोई भी आउटपुट डिवाइस है, या यहाँ पर मुझे आउटपुट मिल रहा है, कोई बल्ब है, फैन है या और कुछ मैंने जोड़ दिया है जिसका रेजिस्टेंस क्या है आर है। इस पे फ्लो होने वाला करंट कितना है, आई है। अब बाय द डेफिनेशन ऑफ ईएमएफ वी हैव, बाय द डेफिनेशन ऑफ ईएमएफ, ये इतना सब कुछ हमने यहां पर कर लिया। अब ईएमएफ क्या होता है, तो ये बताया गया है कि ईएमएफ क्या है, वर्क डन। इट इज द वर्क डन इन कैरिंग a unit टेस्ट चार्ज, या सिर्फ चार्ज कह सकते हैं, टेस्ट चार्ज along the circuit, यानी कि पूरे सर्किट में होता हुआ सेल के पूरे सॉल्यूशन में, एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक और पूरे सॉल्यूशन में होता हुआ जब एक चार्ज, इस तरह से हमने बताया था कि ये सेल है हमारा, सेल में क्या होता है, दो इलेक्ट्रोड होते हैं, ये हमने किसी एक्सटर्नल सोर्सेस से जोड़ा हुआ है। तब ईएमएफ का क्या मीनिंग होता है, ईएमएफ मान लो यहाँ से ये सेल का टर्मिनल था तो यहाँ से करंट गया, तो ये इधर चार्ज जा रहा है, फ्लो होता हुआ जा रहा है, इधर आ रहा है, फिर यहाँ से ट्रांसफर होते हुए फिर से यहाँ आ रहा है। तो जिस पॉइंट से चले पूरे सर्किट और सेल के सॉल्यूशन में होते हुए जब लौट कर आ गए तो ये पूरा वर्क करने में, यानी कि यूनिट टेस्ट चार्ज 1 कूलम चार्ज के जरिए यहाँ से चलने के बाद पूरे सर्किट में घूमते हुए सेल के अंदर होते हुए यहाँ तक आने में इसको जो वर्क करना पड़ा चार्ज को, वही उसका ईएमएफ हुआ करता है। ठीक है, अब इस पार्ट को हम क्या कर सकते हैं, दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। ये जो वर्क है, इस वर्क को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर लिया। पहला क्या कर लिया हमने, इस वर्क को पहला डिवाइड कर दिया कि ये ए से लेके बी तक जो गया है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के अगेंस्ट जो वर्क किया है हमने, पहले वो लिख लिया। तो यानी कि ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया, वर्क डन in carrying unit charge against external resistance capital R from A to B, यानी A से यहां से एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के अगेंस्ट B तक जाने में जो वर्क है वो प्लस टोटल वर्क निकालना है, प्लस क्या हो जाएगा, यानी कि यहां से चलने के बाद में यहां तक आ गए, प्लस फिर अंदर वाला रेजिस्टेंस, यानी अब यहां से यहां तक आने में इसको कितना चार्ज, कितना वर्क करना पड़ेगा। तो दूसरा हो गया वर्क डन इन कैरिंग यूनिट चार्ज अगेंस्ट इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल फ्रॉम बी टू ए। कहां से कहां तक चलना पड़ेगा, बी से ए। बस यही कंसेप्ट है, अगर ये कंसेप्ट समझ में आ गया तो ये पूरा टॉपिक हमारा क्लियर हो जाएगा। तो ईएमएफ की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमारे पास ईएमएफ क्या होता है, ईएमएफ मींस यूनिट चार्ज, यानी एक कूलम चार्ज को सेल के पूरे सॉल्यूशन से होते हुए सर्किट में पूरा एक राउंड लगाने में जो वर्क करना पड़ रहा है वो क्या है, इसका ईएमएफ है। अब मैंने इस वर्क को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। पहला पार्ट बाहर वाले सर्किट में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के अगेंस्ट जो वर्क करना पड़ेगा, अगेंस्ट क्यों करना पड़ेगा, रेजिस्टेंस का मतलब चार्ज को फ्लो करने में बाउंडेशन लगाता है, रेस्ट्रिक्शन लगाता है, इसलिए रेजिस्टेंस है। तो जो बाहर वाला रेजिस्टेंस है चार्ज को बाहर सर्किट में फ्लो करने में क्या कहेगा, रोकेगा उसको, तो इसलिए हमें उसके अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा। तो जो टोटल वर्क है वो आधा वर्क तो हो गया एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के जरिए जो जिसको अपोज किया गया उसको करने में, और दूसरा जो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस होता है सेल का, सॉल्यूशन जो ऑफर करता है उसके अगेंस्ट जो वर्क करना पड़ेगा
उसका वर्क निकाला, तो दोनों ही वर्क इस ईएमएफ के बराबर हो जाएंगे। अब इसको हम फॉर्मुलेट कर देते हैं दोनों ही कंडीशन को। तो ईएमएफ जो आ जाएगा हमारे पास वो दो तरह के वर्क के बराबर आ गया। अब एक वर्क को मैंने W से रिप्रेजेंट कर दिया, यानी कि अभी हम ईएमएफ निकाले थे, पहले वाला वर्क W और दूसरे वाला वर्क हो गया W डैश। W मीन्स वर्क। अब हमारे पास फॉर्मूला हुआ करता है, ये हो जाएगा VQ प्लस V डैश Q। इसलिए सिंस वी हैव V इक्वल टू W अपॉन Q, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो W इक्वल टू V इंटू Q हो जाएगा। अब ये V जो ले लिया मैंने, वो लिया ये वाला एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का वोल्टेज, और ये V डैश जो ले लिया ये यहाँ पर इंटरनल रेजिस्टेंस या उसके सॉल्यूशन की वजह से जो एक वोल्टेज डेवलप होगा वो मैंने क्या ले लिया, V डैश ले लिया हमने इसको। अब हमारे पास V प्लस V डैश बचा। क्यों बचा? सिंस Q जो लिया है हमने वो 1 कूलम लिया है, डेफिनेशन हमने क्या गया, कैरिंग 1 कूलम चार्ज। तो हम किस पर कर रहे हैं, यूनिट चार्ज के लिए ये प्रूव कर रहे हैं। तो Q की वैल्यू क्या है हमारे पास, 1 कूलम। तो E इक्वल्स टू V प्लस V डैश, और हमारे पास फॉर्मूला होता है बट V इक्वल्स टू I इंटू R। ओम्स लॉ ये कहता है करंट इंटू रेजिस्टेंस यहाँ के लिए, और इंटरनल के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा, V डैश इक्वल्स टू I इंटू R, बिकॉज इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है मेरे पास, स्मॉल r। इंटरनल रेजिस्टेंस क्या मानते हैं, स्मॉल r, और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस क्या है, कैपिटल R। ये दोनों वैल्यूज हम यहाँ पर लगाते हैं, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट कंसीडर कर लेते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास हो जाता है E इक्वल्स टू I R प्लस I R। अब यहां से हम करंट फाइंड कर सकते हैं, यहां से आ जाएगा मेरे पास I की वैल्यू हमने निकाल ली। एक मिनट, E equals to I and R plus R. So we have I equals to E upon R plus R. ये पहला रिलेशन है टोटल रेजिस्टेंस या टोटल करंट फाइंड करने के लिए रेजिस्टेंस है, और हमें क्या चाहिए, EMF, टर्मिनल वोल्टेज एंड इंटरनल रेजिस्टेंस के बीच का रिलेशन। तो 1 बाय 1 करते हैं। यहाँ पर हमने करंट फाइंड कर लिया, हम इसी फॉर्मूले की हेल्प से इंटरनल रेजिस्टेंस भी फाइंड कर सकते हैं। दूसरी चीज आगे बढ़ते हैं हम, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। अब देखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी हैव E इक्वल टू V प्लस V डैश। अब इसको हम देखते हैं आगे। तो E इक्वल टू V प्लस V डैश, और यहां से मुझे V चाहिए तो V डैश इधर आ जाएगा, V इक्वल टू E माइनस V डैश, और V डैश है मेरे पास E माइनस आई आर। V डैश की वैल्यू, ये V डैश की वैल्यू हमारे पास ये दे रखी है, V डैश इक्वल टू I इंटू आर। तो V इक्वल टू E माइनस आई आर। दिस इज द रिलेशन विच वी रिक्वायर, जो हमें रिक्वायर्ड था ये रिलेशन है V इक्वल टू E माइनस आई आर, जहां V क्या होता है हमारे पास, टर्मिनल वोल्टेज या टर्मिनल पोटेंशियल ऑफ सेल, E क्या होता है, EMF ऑफ सेल, और R क्या है हमारे पास, इंटरनल रेजिस्टेंस। तो ये तीनों का रिलेशन है। अभी यहां से हम एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट और फाइंड कर सकते हैं। तो ये वाला रिजल्ट हमने फाइंड किया, ये किसके लिए था, करंट फाइंड करना हो, अगर हमें सेल का कंसेप्ट दे रखा हो और हमें अगर करंट फाइंड करना हो तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। यहाँ हमारे पास क्या है, वोल्टेज, EMF और इंटरनल रेजिस्टेंस के बीच का रिलेशन है। यहीं से हम एक और इंपॉर्टेंट रिजल्ट फाइंड कर सकते हैं कि अगर हम यहाँ से इंटरनल रेजिस्टेंस मुझे निकालना है, इसी को देख लेते हैं। IR इधर आ गया और ये E माइनस V। अब यहां पर मैं क्या कर सकता हूं, I को डिवाइड में ले गए हम, R इक्वल टू E माइनस V अपॉन I, और I का जो फॉर्मूला होता है I इक्वल टू V अपॉन R, I इक्वल टू V अपॉन R ओम्स लॉ से। अब ये R ऊपर आएगा, E माइनस V अपॉन V, इसको डिवाइड कर देंगे हम, E अपॉन V, और ये V अपॉन V 1 हो जाएगा। एक ये रिलेशन निकल आता है मेरे पास, इंटरनल रेजिस्टेंस। तो हम यहाँ पर तीनों ही चीजें सेपरेटली भी फाइंड कर सकते हैं और एक साथ भी। तो एक ये वाला भी रिजल्ट, जो एक्चुअल हमारा फॉर्मूला है वो ये है, यानी कि जो प्रूफ करवाया है हमसे यहाँ पर, जो हमें यहाँ पर रिलेशन पूछा गया है, जो हमें प्रूफ करना था वो ये करना था, V इक्वल टू E माइनस आई आर। बट यहाँ से हमें तीन रिजल्ट मिल गए, I इक्वल टू E अपॉन आर प्लस आर, करंट फाइंड करना, टर्मिनल वोल्टेज फाइंड करना, और इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करना, विच इज वेरी हेल्पफुल। ये बहुत ही हेल्पफुल है हमें, अभी आगे जब हम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे तो वहां पर ये बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है।
अब आगे देखते हैं इसको, कुछ बातें हैं जो हम यहाँ से नोट करनी है हमें, उसको देखते हैं हम थोड़ा सा। नोट करते हैं। पहली वी हैव, हमारे पास रिलेशन है v इक्वल्स टू ई माइनस आई आर। तो पहली कंडीशन है इफ सेल इज नॉट वर्किंग, जब सेल वर्क नहीं कर रहा है यानी सेल इज नॉट इन वर्किंग कंडीशन, या हम कह सकते हैं ओपन सर्किट है हमारा, यानी कि सेल से ना ही करंट लिया जा रहा है और ना ही सेल को करंट दिया जा रहा है। अगर हमारे पास ओपन सर्किट है तब ओपन सर्किट के लिए करंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ना ही करंट लिया जाएगा सेल से, ना ही सेल को करंट दिया जाएगा, और हमारे पास V इक्वल्स टू हो जाएगा E। तो इट मीन्स व्हेन सेल इज नॉट वर्किंग, जब सेल वर्क नहीं कर रहा है, EMF ऑफ सेल इक्वल्स टू द टर्मिनल वोल्टेज, उस कंडीशन में सेल का EMF सेल के टर्मिनल वोल्टेज के बराबर होता है। देयरफॉर EMF ऑफ सेल इक्वल्स टू टर्मिनल पोटेंशियल। ये पहली कंडीशन आ गई हमारे पास। EMF किसके बराबर हो जाएगा, टर्मिनल पोटेंशियल के बराबर हो जाएगा। अब कंडीशन आती है व्हेन सेल इज इन वर्किंग कंडीशन। तो सेकंड बात आती है इफ करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल। अगर हम सेल से करंट ले रहे हैं तब ये जो हमारे पास कंडीशन है V इक्वल टू ई माइनस आई आर, इस कंडीशन में हम देखते हैं जिस वक्त सेल से करंट लिया जाता है तो V इज ग्रेटर देन E। जो टर्मिनल वोल्टेज होता है वो EMF से बड़ा होता है। यहां से हम देख सकते हैं V जो आ रहा है वो E माइनस आई आर, सॉरी E इज ग्रेटर देन V। EMF बड़ा होता है वोल्टेज से जब हम सेल से करंट ले रहे होते हैं। ये कंडीशन हम देख सकते हैं। यहां से देखिए V इक्वल्स टू ई माइनस आई आर, यानी कि V जो है वो E के कब बराबर है, जब E में से कुछ माइनस कर देते हैं, यानी E में से माइनस करने पर ये कंडीशन बराबर आया करती है। इसका मतलब ये E जो है V से बड़ा हो गया। और थर्ड कंडीशन है इफ करंट इज गिवन टू द सेल। करंट, सेल को करंट कब दिया जाता है, जब हम सेल को चार्ज करते हैं। यानी यहां तो कंडीशन है जब सेल को हम डिस्चार्ज कर रहे हैं, सेल से वर्क ले रहे हैं, सेल धीरे धीरे डिस्चार्ज हो रहा है, लेकिन जब हम सेल को चार्ज करते हैं तब इस कंडीशन में हमारे पास आ जाता है V इक्वल्स टू ई प्लस आई आर। V इक्वल्स टू ई प्लस आई आर, V बराबर है E में प्लस करने पर आई आर के, तो यानी कि V ग्रेटर देन E होगा इस कंडीशन में। तो ये तीन चीजें हमें याद रखनी है कि जब सेल वर्किंग कंडीशन में नहीं है तो सेल का EMF ही सेल का टर्मिनल वोल्टेज होता है। जब सेल से करंट लिया जाता है तो उस वक्त सेल का EMF हमेशा ज्यादा होता है सेल के टर्मिनल वोल्टेज से, और जब सेल को चार्ज करते हैं तो सेल का टर्मिनल वोल्टेज उसके EMF से ज्यादा होता है। अब इसकी बेसिस पर हम कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे।